माय लवलीज़ बैठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्ट्रेलैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरीलाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर जहाँ पे मैंने मेंबरशिप में एक नई और स्टोरी चलाई है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग चाहे तो आप लोग मेंबरशिप बाय ऑन कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्टोरियाँ जो आ रही है वो सुन सकते हैं। देन दूसरी बात ये कि जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो फेई थी वो वांगजी के ऊपर गन तानी हुई थी। एंड देन वहाँ पे उसका भाई मिंग हाओ आते हुए कहता है इसे शूट करो वरना मैं शूट कर दूंगा। वांग जी फेई को देख रहा होता है और उसके भाई को भी। उसके बाद वांग जी खुद वो ट्रिगर दबा लेता है। एक जोड़ का गन शॉट एंड देन आकाश में चिड़िया उड़ रही थी। विंग जो कि इवान के पास बैठा हुआ था, उसका दिल बैठा जा रहा था क्योंकि कुछ अशुभ होने की आशंका उसे पहले से ही हो रही थी, कुछ बुरा होने का। और वो बेडशीट को पकड़ के न जाने क्यों हकड़ हकड़ के रो रहा था, शायद इसलिए कि उसे पता चल गया था कि वांगजी उसके पास नहीं है। लाइक तो जिस्म एक जान वो उठ के रोने लगता है युवान का हाथ पकड़ के, अपने आप को मुंह में कंबल ठूस के ताकि युवान जग ना जाए। वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसकी आत्मा फट के बाहर आ रही थी। बट स्टिल वो नहीं जान सकता था वो क्या करे। वो करे भी तो क्या करे। वही दूसरी तरफ जो फेई थी वो जैसे ही वांगजी को गोली लगती है वो धराम से नीचे धीरे 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 करके बैठ जाता है। और फिर भी उसके पास बैठते हुए उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहती है वांगजी ये क्या किया। हाँ ये क्या किया। मैंने बोला था ना कि मेरे साइड आ जाओ, मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो कभी। हाँ वांगजी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आह करते हुए वो नीचे नीचे लेन हो रहा था। एंड देन वो फेई के गालों पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। इस जन्म में मैं शायद शायद तुम्हारा या फिर भी किसी का नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। तो तुम्हें पता है तुम अच्छी हो, बट मेरा दिल किसी और के पास है। तो मत मानना। इतना बोलने के साथ ही वांग जी अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर चिल्लाते हुए कहते नहीं वांग जी वांग जी वांग जी वांग जी। और इतना बोलना हुआ ही था, मेघाओ आते हुए उसे चेक करता है जहाँ पे वांग जी की सांसें रुक चुकी थी, हार्ट रुक चुका था। और वो कहता है ये मर गया साला, हाँ चलो। और इतना बोलकर फेई को वहां से खींच के ले जाने लगते हैं। फेई जो कि बार बार वापस से उसके हाथ को छुड़ा कर वांग जी के पास आ रही होती है, वो उसे कहता है इसकी लाश को समुद्र किनारे ले जा करके फेंक दो। और इतना बोल करके और वो फेई को जबरदस्ती वहां से खींचते हुए लेके चले जाते हैं। रास्ते में पासा लेलिन सीचन तीनों बैठे हुए थे। देन नरेन कहता है गाड़ी रोको गाड़ी रोको, मैंने बोला ना गाड़ी रोको। तो पासा कहता क्या हुआ। कहता है गाड़ी वापस लो वापस लो वापस लो। जब वो गाड़ी को जैसे ही घुमाने वाले होते हैं कि उसे ऊपर पहाड़ी से नीचे आते हुए कारें दिखती है, तो पासा कहता है वो लोग आ रहे हैं, अगर हम नहीं गए तो हमारा। कहता है कार को छुपाओ कुछ भी करो। तो वो लोग एक पत्थर के पीछे अपनी जिप्सी को ले जा करके छुपा देते हैं जिस कार से वो आए हुए थे। अंदर उन लोग के जाने का वेट करते हैं। वहां से नीचे उतरने में लगभग 25 मिनट का टाइम लग गया था क्योंकि लॉन्ग वे था। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का रास्ता, जैसे गोल घुमावदार रास्ता कैसे होता है पथरीली सी, वैसा रास्ता था। तो उन लोगों को पता चल गया था कि आ रहे हैं, तो वो लोग वेट कर रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद वापस से वो लोग वहां आते हैं। सीचन भी मतलब ऐसे कटे पिटे फिटे हालत में था, होश आ गया था। लंगड़ाते लंगड़ाते पास आ और वो सब उस जगह को पूरा ढूंढते हैं जो कि पूरा का पूरा जगह खाली हो चुका था, वहां कोई भी नहीं था। बस खून की बूंद जो कि पूरे फर्श पे फैला हुआ था वो सब। लेनिन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो पानी हर कमरा हर जगह ढूंढता हुआ बाहर आता है, चीखते हुए कहता नहीं वांग जी सर नहीं नहीं नहीं, मैंने वादा किया था। और इतना बोलने के साथ ही वो बाहर की तरफ ढूंढना स्टार्ट करता है। कोई जंगल तो कोई इधर तो कोई उधर ढूंढते हुए, लेकिन लेलिन वो सी साइड एरिया में आता है जहाँ पे वो
ढूंढते ढूंढते आता है, अचानक से उसे ब्लड स्टेन जैसे नहीं होता है कि पत्थर रहता है, छोटे छोटे कंकर्स वाले पत्थर, उस पर ब्लड देखता है और कहता है ब्लड। और वो उसका निशान ढूंढते ढूंढते आगे जाता है जहाँ पे उसे पत्थर के ऊपर वांगजी की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। लेनिन भागता हुआ आता है और उसे गले लगाकर रोते हुए कहता है वांगजी सर, वांगजी सर, वांगजी सर, होश में आइए वांगजी सर, वांगजी सर, वांगजी सर। और वो खून देखता है जो कि एकदम छड़ करके बह जा रहा था। लेनिन अपना कोट निकाल करके, शर्ट निकाल करके उस ब्लड के ऊपर डाल करके कोट से उसको पूरा बांध देता है टाइटली। फिर वांगजी को अपने कंधे पे डाल के लादता, कैसे वैसे लाद करके वहां से घसीटते हुए वो, और वो खुद की वांगजी का वेट बहुत ज्यादा हैवी था, जैसे तैसे करके रोड तक आता है तो पासा उसको देख लेता है। वो भागते हुए आता है, कहता क्या हुआ, कहता है वांगजी सर को गोली लगी, हमें नहीं ले जाना होगा अभी के अभी, चलो चलो। सीचन, पासा और लेलिन तीनों उसको ले चलते हैं वहां से उठा करके, और वो विंग के उसी कॉटेज पे आते हैं जहाँ पे सुयांग अपनी कंपनी से आ गया हुआ था। रात के लगभग 12:30 के ऊपर हो रहा था। डोर खटखटाया जाता है, विंग डर जाता है क्योंकि पूरा दिन विंग रो ही रहा होता है उसके जाने के बाद से, ना उसने खाना खाया था। युवान भी मम्मी को जब रोता हुआ देखता है तो उसके गोद में दुबक के बैठा हुआ था। विंग जल्दी से युवान को बेड पे रख देता है तो सुयांग कहता है मैं देखता हूँ। जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां पे उन तीनों को देखकर दंग थे वो सब, और कहते क्या हुआ, कहता है गोली लगी। सुयांग कहता है इसे यहाँ लेटाओ, और जल्दी जल्दी हटाकर टेबल, खाने वाले टेबल के ऊपर ही वांगजी को लिटा दिया जाता है। सुयांग अंदर जा करके फर्स्ट एड किट लेकर के आता है और वो उसे का इलाज करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद वो वांगजी को हर चीज़, मतलब जैसे कि घर में वो खुद डॉक्टर था ना, तो स्टिचेस करके चीरा वीरा लगा कर सबके अंदर डाल दिया हुआ था, ऑक्सीजन लगा दिया हुआ था। लेकिन वांगजी की पल्स रेट ना बहुत लो थी क्योंकि ब्लड बहुत जा चुका था। विंग कहता है इसकी पल्स क्यों नहीं दिख रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्यों। तो सुयांग कहता है शायद से ये मर जाएगा क्योंकि इसकी सांसें बहुत धीरी हो चुकी है, पल्स रेट गिरता जा रहा है और बहुत सारा ब्लड बह चुका है। तो विंग अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है ले लो मेरा खून, जितना चाहिए ले लो, मेरे बॉडी का हर एक कतरा ले लो, पर स्वयं इसे जिंदा करो प्लीज प्लीज। जैसे ही वो बोलता है लेलिन भी कहता है मेरा भी ले लो, और पासा कहता है मेरा भी ले लो। तो वो कहता है स्वयं बट इसके बॉडी का कटिंग मिलना तो चाहिए ना। तो सीचन कहता है मेरा मिल जाएगा, मैं इसका भाई हूँ ना, ले लो, उसके बाद तुम दूसरा बॉटल खून चढ़ा देना, ठीक है ना। तो स्वयं कहता है हाँ ठीक है। इतना बोलकर सीचन के बॉडी से 3 पाउच एक ही साथ में ब्लड निकाला जाता है। एक तो वैसे ही वो कुटा पिटा था, उसके बाद उसको ब्लड चढ़ाया जाता है और वो बैठा हुआ था। सब कुछ कर देने के बाद वांगजी को एक बेड पे लिटा देता है और कहता है ये स्टेबल नहीं है, हमें इसे वेंटिलेशन करना होगा। विंग कहता है मतलब, कहता है इसकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, हर चीज़ रुक गई है, बस सांसें चल रही है, वो भी बहुत हल्की बहुत हल्की, पता नहीं ये कब तक ठीक होगा या नहीं भी होगा। मैंने कॉल किया है सिलेंडर्स लाने के लिए, हम इसे वेंटिलेशन कर देते हैं। इतना बोलना हुआ ही था तो वो कहता ठीक है, और इतना बोल करके और वो वांगजी को उसी कमरे में वेंटिलेशन कर देता है जिस कमरे में विंग का कमरा था, और उसको सिलेंडर पे लिटा दिया जाता है। जैसे कि मैं ऑक्सीजन होता है ना, तो वेंटिलेशन में तो शीशा कवर करके उसको डाल दिया जाता है ताकि शुद्ध हवा उसको जा सके। वो सब कुछ करने के बाद वो सीचन को आता है और उसका ये सब ब्लड वगैरह साफ उफ करके स्टिचेस वगैरह बंडेज वगैरह लगा देता है। एंड देन कहता है आई थिंक से आप लोगों को घर जाना चाहिए। तो सीचन कहता है क्यों। तो कहता है जैसा कि आपने कहा कि वांगजी मर चुका है, तो आपको नहीं लगता कि वांगजी मर चुका है। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है क्या मतलब। रात के उस समय ना लगभग 2:30 बज रहे थे। कहता है मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, विंग कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, मैं अब कल सुबह ही आऊँगा, दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है ना। और वैसे भी किसी को नहीं पता है कि आप यहाँ है। तो विंग कहता है क्या करने वाले हो। स्वयं कहता है डॉक्टर हूँ, कुछ तो यूज करूँ ना मैं अपना स्किल का। तुम चाहती हो ना कि विंग तुम्हारे साथ रहे। तो विंग कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि विंग हमारे साथ रहे। तो स्वयं कहता है सही कहा, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम और युवान और विंग सब साथ में रहे। मैं अपनी प्रीसियस दोस्त को खोना नहीं चाहता, जिस तरह से मैंने अपने प्यार को खो दिया, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे प्यार को बचाऊंगा विंग। इतना बोलकर विंग को गले लगा लेता है। विंग ना रोते रोते कहता है सुयांग ऐसा मत करो। सुयांग कहता है दोस्ती निभाने का टाइम आ गया है विंग, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। और इतना बोल करके वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। मॉर्चरी में से एक डेड बॉडी को निकाला जाता है और उतनी रात को उस डेड बॉडी के ऊपर ना सिलिकॉन वैली का वो परत लगाया जाता है वांगजी का। फिर उसको सुयांग अच्छे से स्टिच करता है और उसके बाद कहता है गन निकाल करके इसे शूट कर दो, क्योंकि मैं तो शूट कर नहीं पाऊंगा, तो शूट कर दो, हमें पता लगना चाहिए कि ये डेड बॉडी है, ठीक है ना। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता ठीक है। उसके बाद
अब हालांकि वो डेड बॉडी थी तो गोली मारो पत्थर मारो भाई वो तो मर ही चुका था, तो ब्लड व्लड आते नहीं है ना, तो स्वयं उसके ऊपर नकली ब्लड का पूरा स्टेन वगैरह लगा देता है, देन कहता है कि अब इसे तुम लोग के घर जा सकते हो। तो पासा और लेलिन समझ गए थे कि उसे आगे क्या करना है। उसके बाद सीचेन, वांगजी और पासा और लेलिन वहाँ से चले जाते हैं। वो सब जाते जाते लेलिन उसके पास आते हुए कहता है, मैं बाद में आऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है ना, और हाँ मैं बाहर का सारा कुछ अरेंज कर दूंगा, यहाँ से तुम वापस चले जाना, वरना किसी को पता। कहता है नहीं, पूरी दुनिया में हर कोई ढूंढेगा लेकिन अपने होम टाउन में कोई नहीं ढूंढेगा। उन्हें भी यही लगेगा कि अगर विंग यहाँ है तो विंग को ढूंढा जाएगा, और हम यकीन मानो, लेकिन यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा विंग को, ठीक है ना। और इतना बोल करके, और वो विंग के साथ उसी आइलैंड पे रहता है। मतलब वो एक छोटा सा टापू था, हालांकि वो शहर से कनेक्टेड था, बट वो छोटा सा जगह था जो कि सी साइड एरिया में था, और वहाँ पे बहुत कम लोग आते थे, इसीलिए लोगों को पता नहीं था। और इतना बोल करके वांगजी के डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। अब किताब में ना ये सीन नहीं था कि जैसे पासा और लिलिन वो सब जो थे वो सब लेके जा रहे, उसमें बस इतना ही दिखाया गया था। मतलब युवान ने लिखा था कि उसके पापा को वेंटिलेशन कर दिया गया था, एंड उसके बाद उसके सेकेंड डेड बॉडी को वो घर लेके आते हैं, और लाने के बाद उसकी मॉम के सामने में रख देता है सीचन, और रोते हुए कहता, मॉम वांगजी नहीं रहा। उसकी मॉम डेड बॉडी को देखती है, देन उसके फेस पे बहुत सारा ब्लड स्टेन वगैरह लगा था, सारा कपड़ा वगैरह सब वो सब उसको पहना दिया गया था उससे वैसा ही, एंड देन उसको देख रही होती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सीचन कहता है एक्चुअली में ये मिस सही नहीं किया है, उसके भाई ने मुझे किडनैप कर लिया हुआ था मॉम, और सारी बात वो बता देता है। उसकी मॉम इतना जोर से चीखती है, अपने सारे बाल खोल देती है, देन कहती है मौत का बदला मौत होगा। हमने उनकी बेटी को इतने सालों तक संभाल के रखा, और आखिरकार उसने क्या किया हमारे साथ। इतना सुनना हुआ ही था कि वहाँ पे मॉर्निंग हो चुका था, एक कार आके रुकती है, और वो जैसे ही रुकती है उसमें से मिस फेई बाहर आती है, और आते ही कहती है, मॉम मैंने इन्हीं हाथों से वांगजी को मार डाला, और 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 मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैं नहीं चाहती कि दोनों ग्रुपों में झगड़ा हो या कुछ भी हो। मैं यहाँ पे आज अंतिम अंतिम फैसला करने आई हूँ। मुझे बस इतना पता है कि वांगजी का एक एक पार्टनर है और उसका बेटा है। मैं नहीं जानती वो कौन है, बट इतना पता है मुझे कि वो है। इतना सुनना हुआ था कि लेलिन पासा सब चौकन्ने हो गए थे। आगे फे कहती है, और इसीलिए मेघाव ने गोको को किडनैप किया, एंड देन वांगजी को बोला उन सबको छोड़ने के लिए, लेकिन वांगजी ने मेरे ऊपर उसे चुना। उसकी मॉम सब कुछ सुन रही होती है, और फे गन निकालती है, अपनी गन पट्टी पे लगाती है, तो सब लोग ना एक्शन मोड में आ गए थे। एंड देन उसकी मॉम कहती है ये क्या कर रही हो, हाँ तुम झूठा नाटक करना बंद करो। कहती है मॉम भले ही हम विलन्स है, भले ही मेरे रगों में गंदा खून है, भले ही मैं मैं इसकी बस सो कॉल्ड फियांसे बन के रह गई, पर प्यार तो मैंने भी किया था ना मॉम। अब वांगजी ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या क्या करूँगी, मैं जी के क्या करूँगी। और इतना बोलने के साथ ही फेस सूट कर लेती अपनी कनपट्टी में। ऑन द स्पॉट वो वहाँ पे मर गई थी। वांगजी का डेड बॉडी था, वांगजी के डेड बॉडी के पास ही वो गिर जाती है, और उसके हाथ उसके हार्ट पे थे। ऑन द स्पॉट वो मर चुकी थी। अब वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 डेड बॉडी थी, और उसकी मॉम वापस से धराम से बैठ जाती है। पूरे 2 घंटे बाद वो डेड बॉडी जो वैसे ही पड़ी हुई थी वहाँ पे, जो फेई के फादर थे और उसका भाई था वो सब आ गए हुए थे, और जब ये डेड बॉडीज देखते हैं तो आते ही कहते हैं यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। हाँ मेंगहाओ, तुमने तो कहा था कि तुमने वांगजी को मारा है, पर ये क्या है। तभी सीजन ताली बजाते हुए कहता है ये सत्ता पे राज करने का नतीजा है, ये पावर हथियाने का नतीजा है। जब जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, पावर बदली गई है, तो लोगों ने जान ली है या फिर दी है। मैंने सुना था राजा कभी नहीं मरता, राजा के पीछे जो प्यादे होते हैं वो मर जाते हैं, पर यहाँ पे एक राजा और एक रानी मर चुके हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी थी और अधूरी ही रह जाती है। इतना बोलकर वो अपनी पंटर्स लोग को, जो वहाँ पे बॉडीगार्ड्स उन लोगों को बोलता है कि इन दोनों को दफनाने की तैयारी की जाए। बड़े ही आराम के साथ में वांगजी और वी फेई दोनों को डेड बॉडी को दफनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सब कुछ हो जाने के बाद
पूरे कब्रगाह में बारिश हो रही थी। हर कोई वहाँ पे, एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा लोग थे। ब्लैक सूट, ब्लैक कोट, ब्लैक ड्रेस और ब्लैक छाता। बारिश हो रही थी और इन दोनों को दफनाया जा रहा था। पहले वांगजी का डेड बॉडी था, दूसरी तरफ फेई का डेड बॉडी था और दोनों को एक साथ दफनाया गया। जैसे ही जो प्रीस्ट थे उन दोनों को धागों को एक साथ कनेक्ट कर रहे थे, सीजन कहता है नहीं, ये इनकी बस फियांसे थी, वाइफ नहीं। और इतना बोल करके और उसे वहीं पे उस कॉर्ड को रोका जाता है। भाई भले ही वो डेड बॉडी वांगजी की नहीं थी, किसी और की थी, पर किसी के साथ किसी का कॉर्ड जोड़ना ये गलत था। कॉर्ड जोड़ा नहीं जा सकता था, कॉर्ड तो पहले से जुड़ के आते हैं ना। सभी प्रोसीजर हो जाने के बाद सीचन मेंगहाओ के सामने आके खड़ा हो जाता और कहता है, जैसे मेरे भाई को मार डाला, मुझे मार डालो तो शायद मेरे खानदान में दूसरे चिराग भी ख़त्म हो जाए और तुम जीत जाओ और इस सत्ता पे राज करो। मुझे नहीं करना राज, मुझे नहीं बनना लीडर, मुझे नहीं चलानी कंपनी, मुझे नहीं बनना माफिया, मुझे नहीं चलाना ये अंधा कानून, नहीं बनना मुझे किसी भी गैंग का लीडर। मॉम। और इतना बोल करके और वो अपना गन निकालता और अपने कनपट्टी पे लगाता है। पासा भागते हुए आता है, ऐसा मत कीजिए सर, आपके अलावा इस फैमिली में कोई भी नहीं है। सीचन कहता है, इसने मेरे भाई को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कब तक चलेगा ये खूनी खेल? अब तो इसकी बहन भी मर चुकी है, अब ये किसकी शादी कराएंगे मुझसे ताकि मैं बच्चे दूँ और इस सत्ता को यहीं पे रोकूं, इस खूनी खेल को यहीं पे रोक दूं मैं? बताइए मुझे। उसके फादर मेंगहाओ को एक थप्पड़ खींच के लगाते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम ऐसा कुछ ना करते तो शायद आज तुम्हारी बहन जिंदा होती। हाउ। इतना बोल करके उसके फादर कहते हैं, हर कोई अपने अपने जगह को संभालेगा और कोई किसी का बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, और अगर किसी ने अड़ाने की कोशिश की उसे उसी वक्त ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा। ये मेरा हुक्म है। और इतना बोलकर उसके फादर वहाँ से जाते हैं। मेंगहाओ बस देख रहा होता है सब कुछ और कहता है, पापा तो क्या हम इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दें? उसकी बात सुनकर उसके पापा गन निकालते उसके पेट में लगाते हैं और कहते हैं, अगर तुम अभी भी नहीं रुके, अपनी बहन को तो खो चुके हो, अपने पापा को भी खो दोगे। हाँ चलो हम हांगकांग वापस चलते हैं, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। मेंगहाओ कहता है, और वो लड़का, उस लड़के को तो ढूंढ के। उसके पापा कहते हैं, मेंगहाओ ये इन लोगों का मैटर है, ये लोग खुद सुलट लेंगे, चलो अभी के अभी हांगकांग। और इतना बोल करके उन पूरी फौज अपने चार्टर्ड प्लेन के लिए हाईवे की तरफ रवाना हो लेती है। उसके जाने के बाद इन तीनों की सांस रुकी हुई थी, वो वापस से अपने जो रिदम थी उस पर लौटती है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि असली हकीकत क्या है। उसके बाद उसकी मॉम घर में आती है, अपने आप को लॉक्ड कर लेती हैं और वो वांगजी के सामने बैठते हुए माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो जीते जी, मैंने हमेशा तुम्हें उन बंदिशों से बांध के रखा जिसे तुम हमेशा तोड़ कर उड़ना चाहते थे। मुझे ये पता था कि मेरा खुद का एक ग्रैंड चाइल्ड है, बट उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं जानने दिया। और यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक देखती है कि उसने विंग को एक दो बार शॉपिंग मॉल में देखा था, जहाँ पे अंकल जी ने बताया था कि ये वही लड़का है जो प्रेग्नेंट था और उसके साथ में वो बच्चा भी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमसे कहूँ कि हमारे ग्रैंड चाइल्ड को वापस ले आओ, क्योंकि अगर मैं उसे लाने की बात कहती वांगजी, तो तुम अपने उस प्यार को कभी भुला नहीं पाते और उसे भी साथ लाने की जिद करते। मैं तुम्हारी जिद पूरी नहीं कर सकता था हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए। तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, हम सब है। मैं पावर में इतनी अंधी हो गई कि। और इतना बोलने के साथ ही उसकी मॉम गन निकालती है और अपने कनपट्टी पे डाल के शूट कर लेती है। गन साउंड सुन करके सारे लोग भागते हैं उस कमरे में। कमरा अंदर से बंद था एंड देन तोड़ा जाता है। तोड़ने के साथ ही जब अंदर इन करते हैं तो ब्लड से सिमटी लाश, जिसे देखकर सीचन चिल्लाते हुए कहता है, मॉम। और उसकी मॉम कहती है, आज से तुम लीडर हो, अच्छे से सब कुछ चलाना, अपनी अंकल की बात मानना, साथ रहना, परिवार के साथ रहना। सीचन इतना बोलने के साथ ही उसकी मॉम मर जाती है और मरते मरते कहती हैं, आई एम सॉरी जी। और इसी के साथ ये बुक का द एंड हो गया था। बुक में वांगजी के डेड बॉडी के बारे में क्लियर डेफिनेशन नहीं था, मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, ठीक है ना। जब जिनलिंग इस बुक का एंडिंग देखता है तो और पेज ना ढूंढ रहा होता है, वहाँ तो था ही नहीं, और वो कहता है बस खत्म हो गया, बस इतना ही था, फिर डैड का क्या हुआ?
और इतना बोल करके और वो किताब को ना रख करके, और उसके कमरे में ना युवान की बहुत बड़ी पिक्चर थी। वो उठ करके उसके पास आता है और उस पे अपना सर टिकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी युवान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सफ़र करके यहाँ तक आए हो। ये तो आधी हकीकत आधा फसाना है, पर मुझे पूरा जानना है। क्यों? मुझे मुझे जानना है क्या हुआ उसके बाद, पापा कहाँ है? और झिल्लिंग ना बहुत रोने लगता है। उसकी रोने की वॉइस सुन करके उसकी मॉम फिर से डर गई थी और कहती है, जिनजुस्वान, झिल्लिंग क्यों रो रहा है? अब वो दोनों भाग के आते तो रूम बंद था। जल्दी जल्दी डोर ओपन करके वो जब आते हैं तो झिल्लिंग ना बैठ करके बहुत हकड़ खा करके युवान के पोस्टर के नीचे उसका पिक्चर पकड़े हुए था और रोते हुए कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कभी नहीं पता चला कि तुम इतने पेन में हो। जब भी मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश करता या कुछ भी पूछता तो तुम इतने गुस्से क्यों हो जाते थे, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है। मुझे माफ़ कर दो युवान, मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ पे यानली और जिंजरसान दोनों जिनलिंग को संभालते हुए कहते हैं, क्या हुआ है बाबा को? आप इतना रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? जिनलिंग कहता है, मॉम डैड, मॉम डैड, मॉम डैड। अब यहाँ पे जो जिंजूसान था वो कहता, हाँ बेटा मैं यही हूँ, पर वो वांगजी की बात कर रहा था। कहता है, मॉम डैड। तभी पीछे से वॉइस आती है, जिनलिंग। जूते के टक टक के साउंड के साथ में जिनलिंग और उसके मॉम डैड सब उस तरफ देखते हैं जहाँ पे युवान ब्लू कलर का सूट वेयर करके आया हुआ था। और आते ही उन दोनों को छोड़कर युवान को सीधे गोद में चढ़ते हुए जिनलिंग रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारा पढ़ लिया, पर मुझे डैड के लिए बुरा लग रहा है। डैड मर गए, डैड मर गए, डैड मर गए। युवान कहता है, शांत हो जाओ जिल्ली, शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। किताब में हर चीज़ सच नहीं होती है। और तुम्हें रेडी नहीं होना, हमें डांस प्रैक्टिस पे जाना है ना? जिल्लिंग कहता है, तुमने बोला था तो मुझे बताओगे, मुझे बताओ प्लीज़। और वो उसके सट में ना अपने नाक को पोंछ रहा है। जिल्लिंग को ऐसे कंसोल करते हुए कहता है, मम्मी पापा तुम्हारे देख रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? जिल्लिंग उसके गोद में से उतर जाता है एंड देन खड़ा हो जाता है। उसकी मॉम उसको टिश्यू पेपर देते हुए कहती है, तुम बहुत गंदे दिख रहे हो जिल्लिंग। जिल्लिंग कहता है, मॉम मुझे रोना आ रहा है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो युवान कहता है, आंटी मैं। याली कहती है, हाँ ठीक है। फिर वहाँ से जिंजुसान और याली चले जाते हैं। फिर उसके जाते ही जिल्लिंग ना गले पड़ के हकर के फिर से रोते हुए कहता है, मुझे इतना सेंटी बुक पढ़ने के लिए क्यों दिया? मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी ट्रेजेडी थी और मैं तुम्हें 7th क्लास से परेशान करता आ रहा हूँ। युवान कहता है, नहीं, तुम्हें पता है तुम मेरे पहले और आखिरी फ्रेंड थे जिसने मुझसे स्कूल में दोस्ती की। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी किसी से दोस्ती कर पाऊंगा या मैं खुल पाऊंगा या बात कर पाऊंगा। वो तुम थे जो मुझे बार बार परेशान करते थे, इतना बोलते थे कि मेरा मन करता था कि मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर टीप लगा दूं। इतना भी कोई बोलता है भला? पर तुम्हारी क्यूट हरकतें मुझे हमेशा तुम्हारे तरफ अपना अटेंशन खींचती थी। हमेशा तुम मेरा ध्यान ग्रैब कर लेते थे। चिल्लिंग, रोना बंद करो ठीक है ना? और तुम्हारी नाक बह रही है, तुम बहुत गंदे लग रहे हो। चिल्लिंग रो रहा था, हंसते हुए कहता है, बहुत बुरे हो युवान, बहुत बुरे हो, सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। इतना बोल करके उसको लग जाता है गले। उसको कंसोल करके उसको चुप कराते हुए कहता है, डांस की प्रैक्टिस करनी है, क्या हम नहीं चलने वाले हैं? फिर बाद में अगर मैं स्टेप मिस कर दूंगा तो मुझे मत कहना। ऐसे लगता है जैसे कि अब मेरी शादी है और तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। जिल्लिंग उसको मारते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी थी, ना कि तुम्हें, तुम तो करना ही नहीं चाहते थे, बस करो। योहान कहता है, इसलिए अभी सब कुछ फीका फीका है। तो वो कहता है, तुमने तो मुझे ये बुक दी थी, बोला था फर्स्ट वर्जन है, तुम पढ़ो, सेकेंड वर्जन वो मैं निकाल दूंगा, तो मैं पढ़ रहा था ना। युवान कहता है, चलो रेडी हो जाओ ठीक है ना, गुड बॉय बनो, ओके। एंड देन इतना बोलकर जिल्लिंग को वॉशरूम भेजता है और किताब को वो हाथ में उठाते हुए कहता है, डैड, मॉम, आई लव यू। तभी उसके कॉल पे कॉल आता है और कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो अंकल। तो उधर से सुयंग कहता है, तेरा अंकल अब बुढ़ा हो गया, तुझे समझ नहीं आता? मैं यहाँ पे वेन्यू में भाग भाग के परेशान हो गया हूँ, हाँ, सब पे चिल्ला चिल्ला कर। और उधर सुयंग चिल्ला रहा था, ए फूल यहाँ पे कम है, इसमें डालो, अरे अरे खाने का ये युवान हंसते हुए कहता है, एक कहानी, एक फसाना, एक जीवन पर्यंत यात्रा
जिसमें सबका अपना अपना किरदार होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, और सुयांग अंकल कॉल पे ही थे। हर कोई अपने अपने हिस्से के जीवन जीता है। एवे ही कोई किसी के लाइफ में फरिश्ता बनकर नहीं आता है। अगर फरिश्ता होता तो शायद वो आपके जैसा होता अंकल। फिर वो कहता अंकल आप अपना ध्यान रखिए वरना आपका बीबी बढ़ जाएगा। सुयांग कहता है बदमाश लड़के चुप कर, तुझे तो तेरी टांगे तोड़ूंगा मैं। इतना बोल करके वो कॉल कट करते हुए कहता है जल्दी आना, ठीक है ना। विवान कहता है जी। और इतना बोलने के साथ ही विवान फोन रखता है और जिनलिंग बाहर आते हुए कहता है मैं कौन सा पहनूं, ये वाला फिर ये वाला। जिनलिंग उसके बालों को केयर्स करते हुए युवान कहता है तुम जो भी पहनोगे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगते हो, है ना। अब जा करके जिनलिंग के फेस पे प्यारी सी स्माइल आई थी और वो कहता है बहुत बुरे हो, मुझे बस रुलाते रहते हो। इतना सुनना हुआ ही था तो युवान कहता है और पेट पे कुछ और भी करना है मुझे क्या। मैं इतना बोलना हुआ ही था कि हमारे जिनलिंग के तो कान गाल वाल सब लाल हो गए थे। अंदर कहता है धत तेरी की, और इतना बोलकर वो वॉशरूम भाग जाता है। युवान हंसते हुए कहता है हाँ, एक दिन तुम मुझे मार डालोगे। सच में अगर प्यार ऐसा होता है तो मैं तो हर बार बस तुमसे ही प्यार करना चाहूंगा जिनलिंग। और इतना बोल करके वो वेट करता है। अंदर से जिनलिंग रेडी वेडी होकर आ जाता है, कहता है हो गया चलो। जिनलिंग ने वेयर किया हुआ था बहुत ही लूज स्वेटर, उसके नीचे एकदम फलर वाला पैंट और बहुत ही क्यूटनेस के साथ में बाल बनाया हुआ था। जिनलिंग को देखकर तो युवान का दिल मुंह में आ गया था। वो कहता है हाँ, जिनलिंग इतना क्यूट बनने के लिए किसने बोला था। वो कहता है मैं नहीं बन रहा, चलो भी। और इतना बोलकर उसके हाथ को खींच कर नीचे लाता है तो उसकी मॉम कहती है कहाँ जा रहे हो। कहता कुछ नहीं, बस हमें थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस करना है ताकि कल हम अच्छे से सब कुछ कर सकें। तो कहता ठीक है, मैं अभी विंग के पास ही जा रही हूँ तो तुम लोग जल्दी आ जाना घर, ठीक है ना। कहता जी आंटी जी। तो यहाँ कहती अब आंटी बोलना ना बंद करो युवान, एक तो मैं तुम्हारी मॉम, तुम्हारी मम्मा की मैं सीजे हूँ, ऊपर से तुम मुझे मॉम नहीं बुलाते हो, बहुत बुरे हो तुम। तो कहता है अरे अच्छा ठीक है मॉम। इतना बोलकर वो और वो दोनों निकल जाते हैं डांस प्रैक्टिस के लिए। डांस वाले हॉल में आकर के लाइट्स ऑन की जाती है, म्यूजिक लगाई जाती है और युवान और जिनलिंग दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथे डालकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। युवान कहता है क्या हुआ। कहता कुछ नहीं, वो बुक पढ़कर मुझे सेंटी फील हो रहा था ना तो मैं बहुत रो रहा था। बट वहाँ पे तुमने एंड कर दिया जो कि अलग था। क्या ग्रैंड मॉम मर गई। तो युवान कहता है वो मर गई और उन्हें वांगजी और मिस फेई के बगल में डैड के कब्रगाह थे, मतलब कि मेरे ग्रैंड दादू के कब्रगाह थे, तो वहाँ पे ही उन्हें दफनाया गया था। तो कहता अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने जानने की कभी कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे अंकल ने इतना ही बताया। तो वो कहते हैं लैलिन अंकल ने। तो ईवान कहता है वो अभी भी अंकल, लैलिन अंकल सीचन अंकल के साथ ही काम करते हैं। तो कहता अच्छा तो क्या सबको पता है कि। तो ईवान कहता है तुम्हें सब कल सब पता चल जाएगा जिनलिंग, इतना क्यों क्यूरियस होते हो। इतना बोल करके डांस करते करते जिनलिंग को अपनी कमर से खींचते हुए अपने करीब करता है ईवान, उसके नोच को रब करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करने को होता है। तो कहता है ये क्या कर रहे हो। ईवान कहता है अपना गिफ्ट वापस ले रहा हूँ, क्या मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, तुम्हें पता है तुमने मेरे शर्ट को भी खराब किया। तो जिलिंग कहता है हाँ तो क्या हो गया, मेरे अलावा किसे दिखाने वाले हो। हाँ खबरदार अगर मुझे धोखा देने के बारे में सोचा तो, समझे ना। तो वो कहता है अच्छा, और अगर मैं ऐसा करूँ तो। कहता है तो फिर मैं मर जाऊंगा। इतना सुनना हुआ ही था तो युवान कहता है बस करो, ये बात मत करो, ये बहुत दिल को चुभने वाला है। फिर उसके बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर करके किस करना स्टार्ट कर देता है। चिल्लिंग उसके कोट को पकड़े हुए था एंड देन वो उसकी इसमें खो जाता है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं जहाँ पे लेलिन और उसके बाद हमारे विंग वो दोनों खाना सेट कर रहे होते हैं, यानली भी और जिंजुसान भी। सब आते हुए कहता है मॉम मैं आ गया। विंग कहता है आ जाओ मेरा बच्चा, सब बैठ जाओ। जिलिंग कहता है मॉम मम्मा मैं भी आ गया। कहता मेरा प्यारा बच्चा भी आ गया, यहाँ बैठो। और उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही होती है, वान उसको देख रहा होता है। तभी पीछे से हॉर्न बजता है और उसमें से आता है जांगचिंग। जांगचिंग जैसे ही आता है तो विंग कहता है लो तुम्हारे मामा जी भी आ गए। तो कहता पर मामा जी तो टाउन गए हुए थे ना, पता नहीं बट वो अभी इतनी जल्दी कैसे आ गया। और सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे जांगचिंग के साथ में सीजन था और उसे देखते हुए जिलिंग कहता है ये तो। विवान कहता है उसके हाथ को पकड़ते हुए बैठ जाओ। वो दोनों आते हैं तो विंग कहता है गगा आप यहाँ, मतलब बहुत टाइम हो गया था तुमसे मिलना था तो पता चला कल
तुम इन दोनों की शादी करवा रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आ जाऊँ। मैं नहीं आ सकता क्या? मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। तो कहता आप हो, और इतना बोल करके सब लोग बैठ जाते हैं। पासा भी आए हुए थे और उस टेबल पे बैठे हुए थे पासा, लेलिन, सीचेन, जियांग जिंग, जिन जुसवान, यान ली, उसके बाद विंग, और इधर युवान और जिनलिंग, सब लोग बैठ के खा रहे होते। जिनलिंग के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिसका आंसर उसे चाहिए था, बट स्टिल वो युवान ने बोला था कि उसे बाद में बताएगा। वो कुछ नहीं पूछता है। खाना वाना खा लेने के बाद जिनलिंग वो मामा जी के पास आते हुए कहता है, मामा जी आप डाडा के भाई के साथ डेट कर रहे हो क्या? तो वो कहता है मैं अभी अभी मतलब कुछ टाइम पहले से ही इन्हें डेट करना स्टार्ट किया हूँ, बट ये मेरे क्लाइंट है। तो कहता क्लाइंट? कहता मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, तुम्हें पता है ना? कहता तो इनकी मानसिक हालत थोड़ी ख़राब थी, तो इन्होंने मुझसे इलाज करवाना स्टार्ट किया। जब मुझे पूरी स्टोरी पता चली उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी, और जब मुझे पता चला कि ये सब कुछ ऐसा हुआ है तो धीरे धीरे मुझे तुम्हारे बड़े पापा से अट्रैक्शन फील होना स्टार्ट हो गया। चिल्लिंग, तो तुम्हें सब पता चल गया? कहता हाँ, बट एक चीज़ मुझे पता नहीं चली। तो जियांगजिंग कहता है वो क्या? तो कहता है डैडा कहाँ है? ना सुनना हुआ ही था। तो जियांगजिंग कहता है ये तो बस तुम्हारी मम्मा को पता है और किसी को भी नहीं। किसी को मतलब किसी को भी नहीं। अब जब तक तुम्हारी मम्मा तुम्हें ना चाहे वो उनसे मिलवा नहीं सकती। तो इतना बोलना हुआ ही था। तो कहता है अच्छा ऐसा क्या? तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो वो कहता है फिलहाल से अभी तो पॉसिबल नहीं है, जब तक कि वो खुद उस लायक ना हो जाए, बट हाँ बहुत जल्द तुम मिल लोगे। पर हाँ ये बात कभी मत पूछना, है ना? तो जिलिंग कहता है जी मामा जी मैं समझ गया। उसके बाद वो अंदर आ जाता है जहाँ पे युवान अपनी मॉम की हेल्प कर रहा होता है सभी चीज़ों को कलेक्ट करके रखने में। जिलिंग आते हुए कहता है मैं भी करूँ? युवान कहता है तुम तोड़ोगे तो नहीं? कहता नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा। इतना बोलकर वो सब कुछ रखना स्टार्ट कर देता है। विंग उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है हाँ मैं थक गई हूँ, अब मैं जाऊँ? तो कहता है आप जाओ। फिर इतना बोल करके और वो अपने कमरे में आ जाता है और लेटते हुए कहता है सब कुछ अच्छा है, बस कल तुम दोनों को शादी कर लूँ तो मैं फ्री हो जाऊँ। और इतना बोल करके और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह से ही सब भागा दौड़ी में लगे हुए थे और सब चीज़ों को अरेंज कर रहे होते हैं। कार में सामान को धीरे धीरे पैक किया जाता है। सीचन कहता है मैं पहले जाके देखता हूँ वहाँ पे। तो विंग कहता है नहीं वहाँ पे सुयांग है, आप रहने दो काका, वरना वो आपको देख के ही डर जाएगा। सीचन हंसते हुए कहता है हाँ ये बात तो तुमने सही कही, फिर मैं जियांगछेन को ले जाता हूँ साथ में, तब तो नहीं डरेगा ना? इतना बोलकर सीचन वहाँ से वो सब कुछ अरेंज करता हुआ चला जाता है वेन्यू की तरफ। उसके बाद युवान चिल्लिंग को उठाते हुए कहता है चलो भी रेडी नहीं होना तुम्हें? वो कहता हाँ हाँ चलते हैं। इतना बोलकर वो अपनी मॉम डैड के साथ निकल जाता है और युवान और विंग और लेलिन वो सब घर को लॉक करते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो कहता आ, मैं बाद में आता हूँ, तुम लोग चलो। तो कहता जी मॉम आप आ जाओगे ना? कहता हाँ मैं आ जाऊँगा चलो। और इतना बोलने के साथ ही वो सबको कार में बिठाने के बाद विंग उस घर को देखता है। घर को लॉक करने के बाद वहाँ से वो अपनी कार में बैठता है और दूर एक जगह आता है। हालांकि वो घर ही था, वो विंग का दूसरा घर था। वहाँ आने के बाद उसे ओपन करता है। ओपन करने के साथ ही अंदर आता है जहाँ पे एक नर्स किसी की देखभाल कर रही थी। आते ही कहता है तुम जाओ अब कल आना, ठीक है ना? उसके जाने के बाद विंग वहाँ आता है और कहता है आज अपनी बेटी की शादी है, क्या देखना नहीं चाहते आप? वांग जी जिसके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ था वो धीरे से आंखें खोलते हुए कहता है विंग? कहता है चलो चलने का वक्त हो गया है। इतना बोल करके विंग धीरे धीरे करके वांग जी के सारे कपड़ों को बदल करके और उसे व्हील चेयर पे बिठा देती है। उसके बाद कहती है आप ठीक हो? कहता है आप चल सकते हो ना? वांग जी कहता है इतना बोल करके विंग उसे लाता है बाहर, अपनी कार में बिठाता है और कार ड्राइव करते हुए वेन्यू की तरफ चल पड़ता है। वहाँ आने के बाद वो कहता है आज अपनी आंखों से अपने बच्चों को देखने वाले हो, कैसा लग रहा है? इतने टाइम तक मैंने सबसे आपको छुपा के बचा के रखा। भांग जी विंग को देख रहा होता है और गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है अच्छा लग रहा है। विंग की आंखों में आंसू था और उसके सीने पे अपने आप को रखते हुए कहता है और मुझे भी।
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले मैं आपको दवाई खिला दूँ और कुछ खिला दूँ, इतना बोल करके पीछे रखा हुआ थैला निकालता है, उसका ऑक्सीजन मास्क हटा करके, पाइप निकाल करके और धीरे-धीरे उसे खिलाना स्टार्ट करता है। वांगजी जब सब कुछ खा चुका था, लगभग उसे 1 घंटा लगा था। उसके फ़ोन पे बहुत सारे कॉल आ चुके थे विंग के। दवाई-ववाई खिलाने के बाद विंग कहता है, "मैं आ रहा हूँ, सब लोग हैं वेन्यू में?" कहता है, "हाँ।" और इतना बोल करके वो बाहर निकलता है, एक व्हीलचेयर निकालता है, उस पे वांगजी को सेट कराता है और धीरे-धीरे चलना स्टार्ट करता है। विंग उसे लेकर अंदर आता है वेन्यू में। सुयांग और सब कोई गेस्ट जो लोग भी थे वो सब एक दूसरे से बातें करते हुए बैठे हुए थे चेयर पे। स्टेज पे युवान आ चुका था और उसके बगल में याल्निक खड़ी थी क्योंकि विंग वहाँ पे नहीं था इसलिए, और कहती है जिनलिंग भी रेडी हो गया है, आ जाता होगा वो। तभी यहाँ पे अचानक से व्हीलचेयर की साउंड सुन करके सब लोग उस ओर देखने लगते हैं और पूरा एक माहौल पिन ड्रॉप साइलेंस में बीत जाता है। वहीं दूसरे दरवाजे से जिनलिंग भी आ रहा होता है। वो देखता है व्हीलचेयर पे एक शख्स बैठा हुआ है जिसका ना पूरा फेस टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि लोग पैरालाइज्ड कैसे हो जाते हैं वैसे वांगजी का शकल ना थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। उसके मुंह में पाइप लगी हुई थी जिससे कि वो पानी और लिक्विड जो को अपने अंदर लेता था, और उसके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। न जाने कितने लंबे समय से उसके नाक पे ऑक्सीजन मास्क का तो निशान भी बना हुआ था। हालांकि विंग ने उसे सूट वूट पहना के अच्छा बना दिया हुआ था और वो अपने पैरों और हाथों को थोड़ा-सा जो टेढ़ा हो चुका था पैरालाइज़्ड होने की वज़ह से, वो बस एक हाथ उसके सीने के पास था और दूसरा उसके थाइज़ पर, और विंग उसके पीछे उसे चिल्लाकर लेके आ रहा होता है एक मुस्कुराते हुए फेस के साथ में। जिनलिंग ये देखकर शॉक, युवान ये देखकर शॉक्ड, इवन हर कोई ये देखकर शॉक, और लेलिन जब ये देखता है वो कहता है वांगजी सर। ये सब देखने के बाद सुयांग आगे मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये कैसा है? विंग कहता है, अगर तुम ना होते तो शायद ये ना होता। सुयांग कहता है, कम से कम ये तो है, पर कोई और तो नहीं है मेरे पास विंग। और इतना बोल करके वो ऊपर देखता है क्योंकि उसे सॉन्गलैंड की बहुत याद आ रही थी। सॉन्गलैंड में सौ सिंचन की। अतन कहता है चलो मैं लेके चलता हूँ, इतना बोल करके वो वांगजी को ले करके और एक साइड लाके रख देता है जहाँ पे सीचन बैठे हुए थे। सीचन उसको देखते हुए कहता है, वांगजी मैं हूँ, पहचाना मुझे? वांगजी उसे देखता है थोड़ा सा, मतलब वो स्ट्रेट देख रहा था, ना लेफ्ट ना राइट नहीं देख सकता था, तो उसे देखते हुए कहता है काका। सीचन रोने लगता है तो स्वयं कहता है अभी नहीं, शादी है बीते की, एंजॉय करो ठीक है ना? इतना बोलने के साथ ही जिनलिंग वो जो कि एकदम शॉकिंग में था, वो जियांगचेंग उसको लेके आ रहा होता है तो कहता है हे बाहर निकलो इस सब से बाद में, ओके ना? और इतना बोलने के साथ ही उसे स्टेज पे लाया जाता है। वो दोनों वांगजी को देख रहे होते हैं तो विंग इशारा करता है पहले शादी करो। और इतना बोलने के साथ ही और वो उधर देखने लगते हैं। तभी वो दोनों स्टेज पे देखते हैं जहाँ पे प्रीस्ट उन दोनों को एल्डर एंसेस्टर को बो करके मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करके लास्ट में रिंग पहनाने को बोलते हैं। युवान जिनलिंग के हाथों में रिंग पहनाता है, उसकी आंखों में आंसू थे और कहते हैं युवान डैड। युवान उसे कहता पहले शादी करते हो के ना? और इतना बोल करके युवान रिंग पहनाने के साथ ही उसके फोरहेड पे किस करता है और इस शादी को लॉक करता है। लॉक करने के बाद सबसे पहले वो विंग के पास आता है और अपने डैड के पास उसे देखते हुए पहले विंग को वो करते हैं दोनों, एंड देन उसके पास बैठते हुए कहता है डैड मैं हूँ युवान। वांगजी स्ट्रेट अभी भी स्टेज की तरफ देख रहा था, वो युवान को नहीं देख रहा था। देन वो कहता है हाँ युवा। विंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, दूसरी तरफ से सीचन उसके हाथों को पकड़ लेता है। वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और कहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। युवान फटक से गले लगा लेता है अपने डैड को और कहता है डैड जब मैं 5 साल का था तब मैंने आपको पहली बार देखा था, उसके बाद तो मुझे नहीं याद है कि मैंने आपको देखा या नहीं, पर मेरी आंखें तरस गई थी, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए डैड, आंखें तरस गई थी। आई लव यू डैड, आई लव यू। और इतना बोलते हुए इसको गले लगा लेता और रो रहा होता है। जिनलिंग भी बहुत ज़्यादा सैंटी हो गया था। युवान के हटने के बाद जिनलिंग उसे देख रहा होता है तो वांगजी कहता है जिनलिंग, और इतना बोल करके वो सीचन के हाथ से अपना हाथ निकालकर उसके बालों पे रखते हैं। वो रोते हुए कहता है डैडा। युवान कहता है
टेरा इतना बोल करके वो उसे देख रहा होता है और वो ईवान को गले लग के रोने लगता है। तो ईवान कहता है क्या कर रहे हो? कहता मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोने दो। उसके बाद फिर वहाँ पे वो सब बैठे हुए थे तो डांस होने वाला था क्योंकि उन लोगों ने डांस प्रैक्टिस किया हुआ था। एंड देन कहते हैं चलो भी डांस करना है हमें, और इतना बोल करके और उसके बाद पार्टी जो हो रही थी तो वो सबको वाइन दिया गया था और बाकी सारे लोग उठ गए थे और खाना वाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ कपल्स डांस भी कर रहे होते हैं सब लोग, और इवान और जिलिंग भी डांस कर रहे होते हैं। वो सब हो जाने के बाद भी उसके बगल में बैठे हुए कहता है देख रहे हो आज हमारी बेटी की शादी है, तो दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना। तो वांगजी कहता है विंग से हैप्पी मोमेंट। सीचन की आंखों में आंसू था। एंड देन वो कहता है तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा मेरे भाई, और इतना बोल करके और वो जियांगजिंग को कहता है तो हम क्या डांस करने चले? जियांगजिंग भी कहता है हाँ। उसके चले जाने के बाद पासा और लेनिन आते हैं वांगजी के पास और उसे देखते हुए कहते हैं बॉस आप ठीक हैं? वांगजी उसे देखते हुए कहता है तुम्हें डांस करना चाहिए। लेनिन कहता है क्या क्या कहा आपने? पिंग कहता है वांगजी के कहने का मतलब है तुम्हें सुयंग के साथ जाके डांस करना चाहिए, है ना? देखो वो सैंटी हुआ बैठा हुआ है, आज खुशी का दिन है, किसी को रोना नहीं है। तो वो कहता जी हाँ मैं जा रहा हूँ, और इतना बोल करके वो सुयंग के पास जाते हुए कहता है क्या हम डांस करें? सुयंग कहता है नहीं तुम बहुत बदमाश हो। मैं तो लेनिन से कहता है चलो ना प्लीज 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 प्लीज, और उसको खींच कर लाता है। देन वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। पासा कहता है हमें यकीन नहीं होता कि हम आपको सामने देख रहे हैं वांगजी। वांगजी उसे देखकर बस मुस्कुरा देता है और कहता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पासा कहता है बस होल्ड किए हुए हूँ सबको, इस उम्मीद में कि एक दिन हमारा किंग वापस लौटेगा। वांगजी कहता है जरूर लौटेगा, और इतना बोल करके और वो सामने देख रहा होता है जहाँ पे हर कपल एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले हुए थे और वांगजी विंग को देखने की कोशिश कर रहा था। विंग उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है अपनी आंखें बंद करो वांगजी, मेरी वॉइस पे ध्यान दो, ठीक है ना? ऐसा फील करो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, और कोई भी नहीं है। एक फ्लैशलाइट ऑन होती है जहाँ पे वांगजी हाथ बढ़ाता है, विंग उसके हाथों में हाथ डालता है, वांगजी उसकी शोल्डर पे हाथ डालता है। देन एक ओपेरा म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है और वांगजी और विंग उस म्यूजिक पे डांस कर रहे होते हैं और वो दोनों इमेजिन करते हुए खो जाते हैं। फाइनली उन दोनों का सब कुछ हो क्या हुआ था। एंड देन सब लोगों को घर वापस आना था। तो विंग कहता है ये तुम्हारे स्वीट्स के टिकट हैं, जाओ एंजॉय करो। वांगजी कहता है वांगजी बोले इवान कहता है इतने टाइम बाद मेरे पापा आए हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना वेडिंग नाइट मनाने जाऊं? हाउ इज पॉसिबल मॉम? विंग कहती है तुम्हारे पापा आज से हमारे साथ रहेंगे, जब तुम कल घर वापस आओगे तो तुम्हारे पापा यहीं होंगे, तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। इवान अपने वेडिंग नाइट को एंजॉय करो मेरे बच्चे। जिलिंग तो जिलिंग कुछ नहीं बोलता। इवान कहता है मैंने बोला था ना सरप्राइज्ड है। तो वो कहता है ये तो है, इतना बोल करके और वो वांगजी को देखता है। देन वापस से उन लोगों को कार तक छोड़ दिया जाता है। विंग वांगजी के पास ही था और बाकी सारे लोग उसे बाहर तक छोड़ने आए थे। उसके बाद जाने के बाद वांगजी और होल फैमिली इवन सीचन पासा सब विंग के घर आते हैं। वेन्यू का सारा काम सुयंग बोला वो खत्म करके आ जाएगा, तो उसके साथ लेलिन रुक जाता है। एंड देन उसके जाने के बाद सब घर आते हैं। घर आने के बाद वांगजी बैठा हुआ था और हर कोई एक एक करके उसे देख रहा होता है। कहता है सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हमारे सामने हो। उस दिन तो जब हमने तुम्हें वेंटिलेशन किया था तो हमें लगा शायद कि हम तुम्हें खो ही दोगे, क्योंकि मॉम शायद तुम्हें ढूंढ के निकाल ले या वो लोग, लेकिन मॉम के जाने के बाद सब कुछ जब मैंने संभाला तो तुम्हें सेफ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वांगजी। और फिर सीचन सोचता है कि मॉम को डेड बॉडी को दफनाने के बाद वो सब यहाँ आए थे। वांगजी को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, प्राइवेट वार्ड में। 2 साल तक वांगजी का वहीं पे इलाज चल रहा था और विंग युवान को लेकर के उसी हॉस्पिटल के उसी बेड में था। विंग ने एक सेकंड के लिए भी वांगजी को अकेला नहीं छोड़ा और उसने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि वांगजी ठीक नहीं होगा। विंग को पता था कि वांगजी की पल्स रेट बहुत कम है, वेंटिलेशन में है, वो शायद नहीं बचेगा। धीरे धीरे करके वांगजी की बॉडी अकड़ने लगी थी और वो पैरालाइज्ड होने लगा था। एक पल के लिए तो सीचन और सबको लगा था कि वांगजी मर चुका है सच में, लेकिन युवान के प्यार ने उसे वापस ले आया। जब वो अपने पापा का हाथ पकड़कर रो रहा होता है
शायद भगवान भी चाहते थे कि इनकी फैमिली को ना तोड़ी जाए। वांग जी की पल्स रेट वापस आ गई थी, जो कि पूरी खत्म हो चुकी थी और अब नॉर्मल चल रही थी। हरिवान अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ था। वो देखते हुए कहता है, मॉम, पापा सांसें ले रहे हैं। इतना सुनना हुआ ही था कि हर कोई भागकर देखता है। जहाँ पे सबने उम्मीद खो दी थी कि वांग जी लगभग मर चुका है, उसकी पल्स नॉर्मल चल रही थी और डॉक्टर ने वापस उसे वेंटिलेट कर दिया। उसके बाद से वो वैसे ही था। लगभग 2 साल पहले वो सब कुछ सही हो गया था और विंग ने कहा था कि उसे वो अपने साथ ले जाना चाहता है घर। तो सीचन ने कहा कि अगर वो उसके साथ जाएगा और कभी कभी हम लोग मिलने आते हैं, किसी न किसी को पता चल जाएगा कि वांग जी जिंदा है और मिंगहाओ उसे हर्ट ना कर दे। जब तक कि वो मिंगहाओ का चैप्टर क्लोज नहीं कर देता, तब तक विंग इसे सेफली छुपाना होगा। विंग भी राजी हो गया था और अपने घर से कुछ दूर उसको सुयांग के साथ शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि विंग के साथ वो लेलिन रहता था और युवान और सुयांग एक डॉक्टर था और उसके साथ कोई भी नहीं रहता था, तो वो वांग जी का ख्याल रखता था, हॉस्पिटल आता था और अपना काम करता था। इस तरह से इनकी दुनिया नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। और एक दिन अचानक से विंग वांग जी को आके बताता है कि उसके बेटे अब बड़े हो गए हैं, वो शादी करना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से ठीक होना चाहिए। ये सारी बातें, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। सीचन को जब जियांगचिन को जब बहुत मारा गया था विंग के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसने उसके मॉम के गुंडे के सामने में अपना मुंह नहीं खोला था, तब उस समय भी जो सीचन थे और उस समय उन लोगों ने उसकी जान बचाई थी। और उसके बाद सीचन तब से उसे जानने लगे थे, लेकिन वांग जी के मरने के बाद जब सीचन की तबीयत बिगड़ गई थी, उसकी मॉम के जाने के बाद जब वो अनस्टेबल हो गया था, तब जियांगचेंग ही था जो उसे इलाज के दौरान मिला था और उसको संभाला था। यहाँ पे अपना हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। पासा लेलिन को जैसे तैसे संभाल रहा था, लेकिन उसके अंकल ने लेलिन को ये कह के निकाल दिया कि वांग जी अब यहाँ नहीं है तो तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में रहना चाहिए। लेलिन को पता था कि वांग जी जिंदा है, इसलिए उसने खुद को वहां से रिजाइन कर दिया और वो विंग के पास आके रहने लगा। उसने कितनी बार जिद की कि उसे भांग जी के पास रहने दे, लेकिन भांग जी को स्टिल सबके नज़रों से बचाना था, इसीलिए वो उसके साथ हॉस्पिटल में रहता, उसके सारे काम करता और जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो वो लोग यहाँ पे रहने लगे थे। तब से ही युवान को बोला गया था कि लेलिन को पापा बोलने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि वो लोग साथ में रहते हैं। हर हर कोई वांग जी को देखकर एक अपना पिछला इतिहास याद कर रहा था। लेलिन जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, वो वांग जी को देखते हुए बहुत ज़्यादा सैंटी हो गया था और अपने मन में कहता है, ऑलमोस्ट मैंने आपको खो ही दिया था बॉस। अगर आप मर जाते तो शायद मैं भी मर जाता, मिस फेई के जैसे। बट मुझे तो पता था कि आप जिंदा हैं और मुझे आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करना था, यहाँ तक लेके जो आना था। हर कोई सोच रहा होता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आ जाते हैं और जियांगचिंग सीचन वहां से निकल जाते हैं। पासा भी लेलिन कहता है, चलिए सर को ऊपर लेके चलते हैं। विंग कहता है, इतना बोल करके विंग और वो दोनों मिल करके उसे ऊपर लेके आते हैं। सबके चले जाने के बाद विंग, वांग जी और लेलिन उस कमरे में बैठे हुए थे। लेलिन नीचे बैठा हुआ था और कहता है, बॉस आप जिंदा हैं, आपको पता है ना? वांग जी कहता है, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। इतना बोल करके वो वांग जी के टांग को पकड़ लेता है। वांग जी बस उसे देख रहा होता है और अपने लेफ्ट हैंड से उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, थैंक यू। लेनिन रोते हुए कहता है, थैंक यू, मैं भी मिस फेई के जैसे मर जाता बॉस। आपको पता है? फिर वो बताता है कि आपकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी, मिस फे आई और इतना सारा हो हंगामा हो गया, ड्रामा फुल ऑन हो रहा था, एंड देन मिस फे ने खुद को शूट कर लिया और वो भी मर गए। भांग जी कहता है, हाँ फाइनली वो चैप्टर क्लोज हुआ। लेनिन कहता है, अब आप आराम कीजिए। इतना बोल करके वांग जी विंग ना विंग और लेनिन दोनों वांग जी को बेड पे लिटा देते हैं। लेनिन उसका सूज खोल देता है और कहता है, मैं जाता हूँ विंग। विंग कहता है, सब अच्छे से लॉक कर देना। लेनिन कहता है, हाँ। इतना बोल करके वो नीचे आता है और पूरे रूम को, खिड़की को, दरवाजों को, हर चीज़ को, पूरा घर को अच्छे से चेकआउट करके लॉक करने के बाद अपने कमरे में आके लेट जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ सीने पे हाथ रख के लेटा हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ लेनिन वांग जी की फ़ोटो निकालता है अपने पिल्लो के नीचे से, उसके ऊपर हाथ चलाते हुए कहता है, वेलकम होम बॉस। हाँ, कम से कम आपको देखकर जीने की तमन्ना तो होती है। और इतना बोलकर उसकी फ़ोटो के ऊपर किस करते हुए लेनिन अपने सीने से लगाकर वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वो वांग जी को देखते हुए कहता है, आप ठीक हो? वांग जी कहता है, फिर वो कहता है धीरे से, मेरे पास आओ विंग। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के हाथ पे आ जाता है। हालांकि वांग जी के हाथ काम तो नहीं कर रहे थे, बट वो उसका हाथ स्टिल सीधा लेटा हुआ था और विंग उसके हाथ के ऊपर सो रहा होता है। उसके सीने के पास हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ अभी भी दर्द होता है। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है, आप खुश हैं? आज आपके बेटे की शादी हो गई। वांग जी कहता है, फिर वो धीरे से कहता है, थैंक यू विंग, मेरा पेट भरने और मुझे जिंदा रखने के लिए। विंग उसे देखते हुए कहता है, बस कीजिए, रुलाएंगे क्या? अगर आप नहीं होते तो मैं भी मर जाता। और हम हमेशा साथ रहेंगे वांग जी। मैं हमेशा हमेशा आपको प्यार करूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके सुख में दुख में हर चीज़ में। वांग जी कहता है, इतना बोल करके, और वो विंग को देख रहा होता है ऊपर से ही ऐसे स्टिल। तो विंग कहता है, अब ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द, है ना? वांग जी कहता है, और उसके बाद विंग उसके चिक्स पे किस करते हुए कहता है, चलिए सो जाइए। इतना बोलकर वो वांग जी के चेस्ट को ना सहला रहा होता है। वही दूसरी तरफ वेडिंग वाले वेन्यू जो उसके सीचन ने उसके लिए गिफ्ट किया हुआ था, तो उस स्वीट्स में पहुंचने के साथ ही जीवान और जिल्लिंग आते हैं। दरवाज़ा बंद करते ही जिल्लिंग उसके पास एकदम पलट के उछलते हुए कहता है, तो ये सरप्राइज था? तुम्हें पता था कि डैड जिंदा है? हाँ। युवान कहता है, मुझे पता क्यों नहीं होगा, मैं तो डैड के साथ ही था ना। तो कहता है, हाँ बट बचपन में ना, बड़े होने के बाद तो नहीं ना। तो कहता, पर मुझे पता तो था ना कि डैड है। कहता, हाँ तो मुझे बताया क्यों नहीं, और इसमें तो तुमने उन्हें मार दिया। तो कहता, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि ये स्टोरी का यहीं पे द एंड हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा के कंडीशन के बारे में कोई जाने एंड देन उन पे तरस खाए। मेरे पापा बहुत बहादुर है। जिलिंग जिलिंग कहता, ओ ऐसा क्या? पर मुझे ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। पता है तुम्हें मैं कितना रोया था डाडा के लिए जब मुझे लगा कि वो मर गए। वो फिर से रोने लगता है। तो ईवान कहता, आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या तुम भूल गए हो? तो वो शर्माते हुए कहता, बस करो, पर मुझे तो कहता, शट अप। इतना बोलने के साथ ही उसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिलिंग कहता, ये क्या कर रहे हो? वो धीरे धीरे बढ़ते हुए बेड पे गिर जाता है और वो उसके पास आता है और उसके चिन को उठाते हुए कहता है, तुम, मैं, मम्मा, पापा, लेनिन पापा, सब साथ में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, है ना? तो फिर जिलिंग कहता है, सुयंग अंकल को भूल गए। युवान हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें सबका ध्यान रखना है जिलिंग। जिलिंग कहता है, हाँ तो मैं रखूंगा ना, बट तुम अभी मुझे डरा रहे हो। ईवान कहता है, वो तो है, तुम्हें डरना चाहिए। इतना बोल करके उसके ऊपर वो सीधे किस करते हुए टूट पड़ता है। जिलिंग कहता है, तुम बहुत दोस्त हो। ईवान कहता है, तुमने अभी देखी कहाँ है? इतना बोलने के साथ इसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है। तो जिलिंग चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा मत करो, तुम वेस्ट हो। वो कहता है, नो वाइल्ड वेस्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्लोथ रिमूव्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खोते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन जब वो दोनों अपना हॉट नाइट पूरा स्पेंड कर चुकने के बाद, जिंदगी की हालत ख़राब कर देने के बाद, ईवान उसे कहता है, तो घर जाने का वक्त हो गया है। कहता है, पहले मेरे लिए दवाई मंगाओ, कपड़े मंगाओ, फिर जाएंगे हम। ईवान कहता है, सब कुछ रेडी है। तो कहता है, ये सब कैसे किया? कहता है, तुम भूल गए हो, पापा मेरे माफिया हैं। मेरे पापा माफिया फादर है और उनकी जो हेरिटेज है वो मेरे नाम पे है। मैं जब चाहे जहाँ चाहो यूज कर सकता हूँ, इवन कुछ भी। तो जिलिंग कहता, ओह वाह। तो कहता है, चलो रेडी हो जाओ। फिर वो दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। रेडी हो करके वहाँ से चेकआउट करने के बाद वो एक फ्लावर बुके और पापा की पसंद की स्वीट्स लेकर के वो घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो उसकी मॉम को पता था कि वो होंगे। डाइनिंग वाले एरिया में विंग ने इसको वांग जी को बिठाया हुआ था और लेनिन और वो दोनों टेबल लगा रहे होते हैं। तो वो कहता है, बच्चे आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। लेनिन आके ओपन डोर खोलता है डोर और कहता है, वेलकम होम माय चाइल्ड।
हिवान और वो दोनों अंदर आते हुए कहते हैं, डैड कहाँ है पापा? लेलिन कहते हैं वहाँ पे है, चलो भी। और इतना बोल करके वो आ जाते हैं। आने के साथ ही वो वांग जी को देखता है। हिवान भाग कर आके गले लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। तो वांग जी उसे भी बोलता है, गुड मॉर्निंग टू माई चाइल्ड, बैठो। आराम से बोलता है वो धीरे धीरे करके। एंड देन सब लोग बैठ करके खाना वाना खाना स्टार्ट करते हैं। जिलिंग बार बार वांग जी को देख रहा होता है। तो वांग जी कहता है, क्या हुआ जिलिंग? विंग कहता है, आपके बेटे ने आपके लिए किताब लिखी है, इतना बोल करके। और वो उस किताब को लेकर आता है और कहता है, जब से इसने पढ़ी है और इसे पता चला है कि आप मर चुके हो, तब से इसकी ये हालत हुई है। और इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। युवान कहता है, यस मॉम, इसने मेरे शर्ट खराब कर दिए। जिलिंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस वो। फिर वो नीचे सर कर लेता है। वांग जी उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। विंग कहता है, हाँ, तभी तो इसे मैंने अपने युवान के लिए चुना, है ना युवान? युवान कहता है, यस मॉम। वांग जी कहता है, हमेशा मेरे बेटे के साइड रहना जिलिंग। जिलिंग कहता है, यस डैड। अब बहुत स्वीट हो रही, इतना बोलकर वो वांग जी का हाथ को पकड़ के फिर से रोने लगता है। विंग और युवान कहते हैं, हिस मॉम। तो कहता है, हाँ मैं चुप कराती हूँ। फिर कहता है, जिलिंग अब हम सब साथ में रहेंगे, पापा भी, डैड भी, मैं भी, और युवान, तुम खुश हो? तो वो कहता, यस मॉम, हम सब साथ रहेंगे, दादा, मम्मा, पापा और युवान, मैं। और मैं आप सबका ख्याल रखूंगा, इतना बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है। विंग कहता है, कोई नहीं मेरा बच्चा, चलो। इतना बोलने के साथ ही सब लोग खाना खाते हैं। एंड देन एक दूसरे को देख के सब मुस्कुरा रहे होते हैं। ये सब हो जाने के बाद युवान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। एंड देन वो इसका सेकेंड वर्जन जो कि वो निकालने वाला था। तो जिलिंग उसके पास कॉफ़ी ला के रखते हुए कहता है, तो क्या पूरी दुनिया को बताने वाले हो कि पापा अभी भी हैं? युवान कहता है, नहीं, पापा पूरी दुनिया की नज़रों में मर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार को किसी की नज़र लगे, इतना बोल करके। और वो जिलिंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, तो कैसी लगी मेरी राइटिंग स्किल? युवान कहता, जिलिंग कहता उसे, दिल से ना हार्ट निकालने वाली और बॉडी से खून निकालने वाली, रुलाने वाली, ऐसे राइटर होते हैं क्या? तो कहता है, ऐसे होते हैं ना, क्यों मैं नहीं हूँ? तो कहता, हाँ हो, पर इतने अच्छे वाले नहीं हो, मेरी बायोपिक लिखो। तो युवान कहता, अच्छा ये लिखूं कि स्कूल में कैसे तुमने नल तोड़े थे, कैसे तुमने टीचर की छड़ी चुराई थी, और कैसे तुमने दूसरे बच्चे के ऊपर पेपर प्लेन उड़ा के मारा था, और मुझे कितना परेशान करते थे अपनी बक 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 से। तो जिलिंग मुंह फुलाते हुए कहता, अच्छा तो मैं बहुत बोलता हूँ, फिर रहने दो, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो। तो तुमने मुझे इतना रुलाया, मुझे बताया तक मेरी डैड के बारे में किसी ने मुझे नहीं बताया, इतना सस्पेंस रखा। तो युवान कहता है, हाँ तो सबकी अपनी एक हिस्ट्री और एक स्टोरी है, और कोई नहीं चाहेगा कि उस स्टोरी में कोई जाए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दर्द है और कुछ नहीं। चिल्लिंग ये सुन के ना समक के भाग रहा होता है। देन ये सब सुनने के बाद वो रुक जाता है, कहता है, हाँ तो ठीक है फिर, इतना बोलकर वापस इसके कोन में बैठ जाता है। युवान हंसते हुए कहता है, आ। और फिर उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है, तो फिर हम दोनों अपनी स्टोरी लिखेंगे, ठीक है ना? तो वो कहता है, जिलिंग तो क्या हम अपनी बेटी को सुनाने वाले हैं? वो कहता है, नहीं, वो खुद पढ़ लेगा जैसे तुमने पढ़ा था। और इतना बोलकर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। लेलिन विंग से देख वांगजी जो कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आई मीन कि लेलिन और विंग एक दूसरे को देखते हैं। देन वांगजी को देखते हुए कहते हैं, हाँ, यहाँ से एक और न्यू लव स्टोरी की स्टार्ट हो रही है। कैसा लग रहा है विंग? विंग कहता है, अच्छा है, पर तुम जेलस मत होना। वो कहता, हाँ तो मैं हो रहा हूँ। हाँ, वैसे मुझे सोयांग ने बुलाया है, पता नहीं क्यों बुलाया है। तो वो कहता है, आई थिंक से तुम्हें जाना चाहिए। तो कहता है, हाँ, हम लोग की एज तो देखो। उसकी बातों से लग रहा था जैसे कि वो कुछ और ही करने वाला है। वो कहता है, आज उसकी बॉयफ्रेंड की बरसी है। इसे सुनकर लेने गया था, ओह सिट, मैं तो भूल ही गया था, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो वो कहता, ठीक है। शाम के टाइम पे लेलिन सुयांग से मिलने के लिए चला जाता है, और वांगजी विंग को लेकर के बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। और घर के अंदर जिनलिंग और इवान दोनों खाना पका रहे थे। एंड देन दोनों बकवास कर रहे थे, अपने अपने अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे थे। एंड देन जिनलिंग कहता है, तो आज रात में मुझे हाथ नहीं लगाने वाले हो ना? इवान कहता है, सोचूंगा, अगर मेरा काम खत्म हो गया, मैं जल्दी आ गया, तो बेड पे फिर तुम्हें नष्ट करने वाला हूँ। जिलिंग कहता है, कल पूरी रात तुमने मुझे मच्छरों की तरह मेरा खून चूस के पिया है, तुम्हारा तुम्हारा तो मैं। इतना बोलकर वो दोनों नोक झोंक कर रहे होते हैं। इवान कहता है, इसी के लिए तो मैंने शादी किया है, ताकि मैं तुम्हें परेशान कर सकूं पूरी लाइफ। और हमारा जो लिंगाल था, सब वो उसके लाल हुए पड़े थे। और वो कहता है, बहुत दोस्त हो,
युवान युवान कहता है, नहीं तुमने देखा कहाँ है? कहता हाँ मैंने देख लिया, बेड पे। वह दूसरी तरफ विंग वांगजी के हाथों को अपने हाथ में होल्ड किए हुए वांगजी स्ट्रेट ऊपर आसमान और सामने देख रहा होता है। एंड देन उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, जीवन का इतना लंबा सफर हम लोग यहाँ तय करके आ गए, कैसा लग रहा है वांगजी? वांगजी ना धीरे धीरे करके अपने नेक को ना विंग की तरफ मोड़ते हुए कहता है, अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा विंग। विंग जब ये देखता है तो कहता है, वांगजी कि तुम अपने बॉडी पार्ट्स मूव कर पा रहे हो? वांगजी धीरे धीरे हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, हाँ, धीरे धीरे हो पा रहा है। इतना बोलते हुए वांगजी के हाथ विंग के गालों पे थे। वांगजी जब ये कर रहा होता है तो विंग इतना सैंटी हो गया था कि वो वांगजी को गले लगा लेता और कहता है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा वांगजी। वांगजी कहता है, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ चिल्लिंग वो पूरे घर में कैंडल्स जलाए हुए था और खाना बना करके सॉन्गलाइन की पिक्चर वहाँ रखे हुए था। तो लेलिन वहाँ आता है और कहता है, हे हाय। स्वयं कहता है, आओ आओ बैठो, देखो ये। कहता हाँ मुझे पता है, तुमने पिछले साल भी मुझे कहानी सुनाई थी कि तुम दोनों एक ही साथ इंटर्न थे, साथ में पढ़ाई करी थी, फिर तुम्हें प्यार हो गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सीनियर्स उसे बहुत ज़्यादा बुली करते थे और जब वो एक ऑपरेशन में फेल हो गया तो वो हिम्मत हार चुका था। अंदर वो छत से जाके कूद के उसने अपनी जान दे दी। तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताने ही वाले थे, लेकिन वो उससे पहले मर गया और उसके बाद से तुम हमेशा अकेले रह गए। तुम उसे बहुत प्यार करते थे, है ना? सूर्य की आंखों में बहुत आंसू था और कहता है, काश मैं उसे कह पाता, और काश ऐसा नहीं था, हम 4 साल साथ थे, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे अपनी फीलिंग बताने की। लेनिन उसके हाथों को होल्ड करते हुए कहता है, कोई नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, सब ठीक हो जाएगा, है ना? स्वयं उसे देख रहा था और लेनिन उसे देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हुए कहते, कोई ना, हम बेस्ट फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना? स्वयं उसको गले लग करके बहुत रोने लगता है और कहता है, हमेशा तो तुमने ही मुझे संभाला है लेनिन। और इतना बोल करके और उसके सीने के ऊपर रख करके वो रो रहा होता है। लेनिन उसे कंसोल करते हुए कहता है, प्यार सच्चा हो तो आखिर मिल ही जाते हैं, चाहे कितनी भी बंदिशें लगाई जाए, सारी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट ही जाती है ना? स्वयं कहता है, हाँ, विंग कितना लकी है ना, सब उसके जैसा नहीं होते, है ना? तो वो कहता, आह चलो भी, खाना बनाया हो, खाना नहीं है, चलो हम इसको इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इतना बोलकर लेनिन उसको सर्व करता है। देन स्वयं कहता है, हे आह, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए इतने टाइम तक। लेनिन कहता है, और थैंक यू तुम्हें भी मेरे साथ रहने के लिए। और इतना बोलकर वो लोग सॉस इंजन के लिए पहले खाना निकालते हैं, देन फिर वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। और वहीं अंदर विंग और ये दोनों एक साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये दोनों वहाँ पे थे और वो पूरा खाना बना लेने के बाद कहते, चलो मम्मा को बुलाते हैं। तो युवान उसे कहता है, उससे पहले कुछ और करना है मुझे। तो जिलिंग कहता, क्या? कहता, मुझे तुम्हें खाना है। कहता, क्या? अभी पागल हो, डैड मम बाहर है। युवान कहता है, 1 मिनट। और इतना बोलकर उसके कमर में हाथ डालते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए युवान उसे किस करता है, एक डीप किस। किस करने के बाद कहता है, आई लव यू जिलिंग। जिलिंग कहता, आई लव यू टू, और थैंक यू मुझे इतना प्रीसियस गिफ्ट देने के लिए युवान, मुझे इतना स्पेशल बनाने के लिए। तो कहता है, और थैंक यू तुम्हें कि मेरी लाइफ में आने के लिए। जिलिंग मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम बहुत अच्छे राइटर हो युवान, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतना बोल करके वो दोनों बाहर बुलाने आते हैं। विंग बांगजी को लेकर के अंदर आता है। देन चारों आदमी बैठ करके खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीचन अपने स्टडी रूम में था, तभी वहाँ पे जियांग चेंग आता है उसका चेकआउट करने के लिए। तो सीचन सबसे पहले तो उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर चुका था, और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, अजय क्या मैं तुम्हारे गोद में सो जाऊँ? पासा उसको वहीं पे छोड़ के बाहर चला जाता और कहता है, मैं बाहर जाके देखता हूँ सब कुछ ठीक है ना? सीचन कहता, जी। उसके जाने के बाद जियांग चेंग उसे कहता है, हाँ, सो सकते हम। सीचन कहता है, तुम हमारे साथ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? आचेंग कहता है, फिर कभी, पर मैं तुम्हारे साथ ही हूँ सीचन। इतना बोल कर उसे गले लगता है, फिर वो आके बैठ जाता है। सीचन बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो उसके गोद में अपना सर रख देता है और जियांगजिंग उसके बालों को केयर्स कर रहा होता है। कहता है, सब कुछ अच्छा हो गया एट द लास्ट, है ना? सीचन कहता है, और मैं अपने पछतावे से बाहर भी आ गया। मैंने जो विंग के साथ किया उसके लिए मैं हमेशा से पछता रहा था। जियांगजिंग कहता है,
सबके साथ अपनी एक स्टोरी होती है। हर कोई अपने बारे में अच्छा और बुरा दोनों सोचता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बस बशर्ते ये है कि हम कभी किसी को हर्ट ना करें। और तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने तो उसकी जान बचाई है सीजन, इसलिए गिल्ट करना बंद करो। इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करने के बाद सीजन कहता है, ठीक है तो अभी आप मेरे बॉडी एग्जामिनेशन कर लो और मुझसे सवाल पूछिए। मेरे साथ बेड पे चल सकते हो। जंग जंग से मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। सीजन कहता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर से नहीं। इतना बोलकर वो दोनों नोकझोंक कर रहे होते हैं। पासा जो कि बाहर आ गया हुआ था, उसके अंकल कहते हैं, सीजन ठीक है। पासा कहते हैं, अब सब धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। वो अपने ट्रॉमा से भी बाहर आ रहे हैं सर। अंकल कहते हैं, अब जाकर के सब कुछ अच्छा हो रहा है। काश मेरा वांगजी हाँ होता। पासा का तो मन कर रहा था कि बता दी कि वांगजी जिंदा है, बट एक जानने के बाद खबर आग की तरफ फैलने में देर नहीं लगती, खासकर इस मेंशन में। क्या पता कोई मेघाओं से मिला हो और वो वांगजी को जाके हर्ट कर दे। इसलिए वांगजी का मरना ज़्यादा बेटर है पूरी दुनिया वालों के सामने में। इसलिए वो कहता है, वो जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश होंगे सर, आप चिंता ना करें। चलिए आपको अपने कमरे में ले जाते हैं। इतना बोल करके अब अंकल बूढ़े हो चुके थे, तो उनको बेड पे लिटा दिया जाता है एंड देन उनको सुला करके पासा बंद करके सब कुछ अंदर आता कहता है, "हाँ, अंत भला तो सब भला।" और इतना बोलने के साथ ही वो अभी अपने कमरे में चला जाता है। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आई एम वांगजी द माफिया फादर स्टोरी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वन शॉट या फिर नए फैन फिक्शन में। आप लोग मुझे बताना कि इसी तरह की मैं कोई और वन शॉट लेके आऊँ, लॉन्ग लॉन्ग 1-1 घंटे की वन शॉट बोले यार फैन फिक्शन, या फिर मैं 6 घंटे की वन शॉट लाके पटकूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़रूर बताना, ओके।